जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर करंट वीक में 12 और 13 जुलाई को आरबी और द पंडित्स का जो हमारा मॉक आया है सीरियल टीयर 1 का, उसके दोनों ही मॉक के क्वांट सेक्शन में जो जो बेस्ट क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस को इस वीडियो में कंपाइल करके उनके बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस कराने की कोशिश की है मैंने। तो चाहे आपने ये मूक दिया हो या ना दिया हो, ये वीडियो मस्ट वॉच है। बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट जानने को मिलेंगे आपको इस वीडियो में। तो अपनी एक नोटबुक वगैरह साथ लेकर बैठना। जो चीज़ भी इंपॉर्टेंट लगे, अच्छी लगे, उसे साथ के साथ अपनी वीडियो में नोट डाउन करते चलना। ठीक है। और इस वीडियो मैंने कोशिश की है क्वेश्चंस को बाइलिंगुअल रखने की। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हिंदी में भी क्वेश्चंस रखा करें, तो इस वीडियो में मैंने वो भी ट्राई किया है। ठीक, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से देखना वीडियो को। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 है। देखो क्वेश्चन में लिखा है, एक इलेक्शन के अंदर तीन कैंडिडेट हैं, ए बी और सी। ए बी और सी तीन कैंडिडेट हैं। 10% एलिजिबल वोटर जो हैं वो वोट देने नहीं आते हैं। ठीक है। आउट ऑफ दोज हु वोटेड, जिन्होंने वोट किया उसमें से 40% लोगों ने ए के लिए वोट किया, 35% लोगों ने बी के लिए वोट किया और 25% लोगों ने सी के लिए वोट किया। ठीक है। आगे क्वेश्चन कहता है, 35% ऑफ द वोट्स पोल्ड फॉर ए एंड 25% फॉर द बी। उन्हें बाद में पता लगता है कि वो क्या है, इनवैलिड वोट है। यानी ए को जितने वोट पड़े उसका 35% और बी को जितने वोट पड़े उसका 25% हो गए इनवैलिड। सी को जितने भी वोट मिले थे वो सारे के सारे वैलिड हैं। आगे क्वेश्चन ये कहता है कि अगर बी के जो वैलिड वोट हैं वो 125 ज्यादा हैं ए से, तो बताइए सी को कितने वैलिड वोट मिले। ठीक है, चलो। हम जनरली ऐसे क्वेश्चंस को कैसे स्टार्ट करते हैं, तो हम कहते हैं टोटल वोट्स को हम 100 मानते हैं, फिर हम वोटेड नॉट वोटेड में इसे काउंट करते हैं। पर इस क्वेश्चन में टोटल वोटर लिस्ट में कितने लोग थे ये नहीं पूछा गया, तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट ही वहां से करेंगे जहां से वोट डले हैं, यानी जितने लोगों ने वोट को कास्ट किया है। तो वोट कास्टेड को 100 मान लो इस बारी, कि टोटल जो वोट कास्ट हुए वो कितने हुए, 100 हुए। अब इसमें से बोला गया कि ए बी सी को देखो कितने कितने वोट मिले। तो ए को मिले 40%, तो हम कहेंगे ए को मिल गए 40 वोट। बी को मिले 35%, तो बी को मिले 35 वोट। ठीक है। और सी को मिले रिमेनिंग 25%, तो सी को मिल गए 25 वोट। आगे पता लगा ए के 35% वोट हैं वो खराब हैं, यानी इसके करेक्ट वोट, जो आपके सही वोट हैं वो कितने होंगे, तो आप उसे कह दो 65%। जो उसे वोट मिले हैं 65% वैलिड वोट मिले हैं। ठीक है जी। बी के केस में 25% वोट इनवैलिड हो गए, यानी उसे वैलिड वोट कितने मिले होंगे, 75%। और सी के तो सारे के सारे वोट ही वैलिड थे। ठीक है, चलो। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। आप 40 का 65% निकाल लो, तो 40 का 65% कितना होगा, 65 को हम 13/20 कहते हैं। 20 से काट दो दो बारी में। ठीक है, 13 दूनी 26, यानी यहाँ पर उसे कितने वोट मिले हैं, 26। 35 का 75% निकाल लो, तो 35 का 75% 3/4 कह देते हैं। 35 या 105, 105/4 करोगे तो 25 चौक 100 होता है, 26 चौके होता है 104, तो 26.25। इसे कितने वोट मिले हैं, 26.25। और सी के तो सारे के सारे ही वैलिड हैं, यानी 25 के 25। अब हमें पता है क्या कि बी को कितने वोट ज़्यादा मिले ए से, तो वो कह रहा है 0.25। क्वेश्चन कहता है 0.25 जो है वो एक्चुअल में कितना है, 125। तो हमें किसकी वैल्यू जाननी है, हमें सी के वोट्स जानने हैं। तो सी के वैलिड वोट कितने हैं, 25। 0.25 अगर 125 है तो 25 की वैल्यू, पॉइंट हटा दो, डबल जीरो यहाँ लग जाएगा। 25 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12,500 वोट्स, यानी ऑप्शन सेकंड इसका आंसर बनेगा। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हमने क्या किया, जितने लोगों ने वोट कास्ट किया उसी को 100 मान के ये क्वेश्चन किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखना। ये एक गिवन फिगर है, इसके अंदर बोला गया जो ए बी है, जो हमारा ए बी है वो 15 है। ठीक है। ए सी 9 है, ए सी 9 है। ठीक है। ए डी 6 है, ए डी एक परपेंडिकुलर है वो 6 है। और हमें बताना है कि जो ए ई आपका क्या है, सरकम सर्कल है। ठीक है। ए जो है वो सरकम सर्कल की रेडियस और डायमीटर है। ए जो है हमारा डायमीटर है सरकम सर्कल का, तो हमें इसकी रेडियस बतानी है। यानी सिंपल सिंपल आपको सरकम रेडियस, जिसे हम बड़ा आर कहते हैं, वो बताना है हमें, जिसे हिंदी में हम कहते हैं परिवृत्त की त्रिज्या। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबको आता होगा। ये फॉर्मूला ये होता है ए इंटू बी इंटू सी अपॉन में 4 टाइम्स एरिया। बोलो हाँ या ना, यही होता है।
ठीक है, तो लगाते हैं, यही फॉर्मूला लगाते हैं, ध्यान से देखना। मुझे जो आपका ट्रायंगल है ABC, इसमें AB पता है, AC पता है, BC नहीं पता है। तो अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ परिवृत्त की त्रिज्या यानी सर्कम रेडियस, तो मैं कहूँगा 9 इंटू 15 इंटू BC नहीं पता मुझे, तो उसकी जगह मैंने BC ही रख दिया, डिवाइड बाय 4 टाइम्स एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो ये आपको परपेंडिकुलर दिख रहा है, तो हम एरिया ऐसे भी निकाल सकते हैं 1/2 P इंटू बी करके, परपेंडिकुलर इंटू बेस करके। तो 1/2 परपेंडिकुलर कितना है 6, और बेस देखोगे तो आप कहोगे बेस तो फिर से क्या है BC ही है। तो क्या BC BC को काट देगा? बिल्कुल काट देगा। इससे ये गया कितनी बारी में? 2 बारी में। ठीक है, आगे आगे काटने की कोशिश करें अगर हम, तो ये गया 3 बारी में, ये गया 2 बारी में, ऊपर आ गया 45, नीचे आ गया 4। 45/4 को सॉल्व करेंगे तो 11 चौक 44 तक कट गया, एक बचा। ठीक है, पॉइंट लगा के आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 25 और हो जाएगा, यानी हमारी जो सर्कम रेडियस है वो कितनी आ गई 11.25। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। साइन अल्फा दिया हुआ है, साइन बीटा दिया हुआ है, टेन अल्फा इंटू टेन टू बीटा सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, अल्फा वाला ट्रायंगल है, ये हमारा अल्फा है। साइन अल्फा दिया हुआ है 11/61, तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 61, और 11 61 के साथ ट्रिपलेट कौन सी काम करती है, तो आप कहेंगे 60। अगले वाला देखोगे बीटा वाला ट्रायंगल, तो ये हमारा बीटा है। साइन बीटा दिया हुआ है 8/17, यानी ये 8 है, 17 है, 8 17 के साथ ट्रिपलेट काम करती है 15 की। अब 10 अल्फा इंटू 10 टू बीटा चाहिए, तो हमें पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो 10 अल्फा को तो 10 अल्फा लिख दो, 10 टू बीटा का, यदि 10 टू थीटा का हमें फॉर्मूला आना चाहिए। तो 10 टू थीटा क्या होता है 2 10 थीटा अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यही लिख लेते हैं। तो 2 10 बीटा अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर बीटा, ये हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं, देखो 10 अल्फा निकालूं मैं, तो 10 अल्फा क्या होगा 10 होता है हमारा P अपॉन बी, तो P अपॉन बी 11/60 इंटू में 2 टाइम्स बीटा वाले में आ जाते हैं P अपॉन बी 8/15, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 8/15 का स्क्वायर, यानी 64/225 कह सकते हैं इसे। आगे देखो 11/60 एज इट इज, इंटू में 2 इंटू 8/15, और उसे मैं अलग से 1 इंटू करके लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये 225 यहाँ चला जाएगा, 225 में से 64 माइनस करोगे तो 5 में से 4 गया 1, ठीक है, 12 में से 6 गया 6, 1 का 1 एज इट इज। ठीक है, और हमारा क्या हो जाएगा 225 घूम के कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। सॉल्व करते हैं, काटने पीटने की कोशिश करें, तो 15 से गया ये 15 बारी में, 15 से गया ये 4 बारी में, ठीक है, 4 से गया ये 2 बारी में, और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है। ऊपर देखो क्या आ गया 11 इंटू 2 इंटू 2, यानी 11 दूनी 22 दूनी 44, और नीचे क्या पड़ा है 161, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 44/161, लास्ट ऑप्शन हमारा आंसर बनेगा। आगे बढ़े, चलो। अच्छा, ये पहले जो क्वेश्चन आ रहे हैं सारे आरबी वाले हैं, अभी आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो पंडित्स के हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बोला गया है कि एक आपको दुकान में फ्लैट 20% ऑफ का ऑफर चल रहा है, साथ के साथ शॉप ओनर क्या कर रहा है 4 आर्टिकल फ्री देता है 10 आर्टिकल खरीदने पे। ठीक है, इसके बावजूद अगर उसे 30% का प्रॉफिट हो रहा है तो हमें बताना है मार्कअप कितना है, यानी उसने कितना बढ़ाकर लिख रखा है पहले ही टैग के ऊपर। ठीक है जी, ठीक, चलो इस क्वेश्चन को बिल्कुल उल्टा सॉल्व करेंगे। तो हम कहते हैं कि हमें मार्कअप हम कहाँ से देखते हैं, कॉस्ट से कितना ऊपर है उसी को हम मार्कअप कहते हैं। कॉस्ट से कितना ऊपर टैग लगा रखा है उसी को आप मार्कअप कहते हो। तो आप कह दो कॉस्ट है 100 रुपए की, तो हमने कहा 100 रुपए की कॉस्ट है। उल्टा लेके चलेंगे, आपको यहाँ पे पूरे लेन देन में 30% प्रॉफिट हुआ है, यानी इसका 130% अगर मैं कर दूं तो यहाँ हम कहाँ पहुंच गए सेलिंग प्राइस पे। अब ये सेलिंग प्राइस में भी देखो क्या है, हमने पैसे लिए हैं 10 आर्टिकल के, जबकि 4 आर्टिकल फ्री, यानी 14 आर्टिकल उस इंसान को दिए हैं। 10 आर्टिकल के पैसे लिए हैं, 14 आर्टिकल दिए हैं, बोलो हाँ या ना। तो अगर ऐसा कोई डिस्काउंट नहीं होता तो हम 14 के 14 के पैसे ले रहे होते उससे, तो हम कहेंगे ये जो वैल्यू है ये अभी 10 आर्टिकल की है और हम 14 आर्टिकल की वैल्यू निकाल रहे हैं। हम सब कुछ उल्टा करते हुए जा रहे हैं। अब इसके बाद हम पहुंच गए इस 20% ऑफ से पहले वाली चीज पे, तो हमने 20% ऑफ देने के बाद इतनी वैल्यू पे आए होंगे। अब हम इसे भी रेसिप्रोकल कर दें, तो हम कहें ये सारा 80 है, ये सारा 80 है, क्योंकि हमने 20% डिस्काउंट शुरू में ही दे दिया था फ्लैट वाला। ये सारा 80 है और हम 100 ढूंढ रहे हैं, तो मैं कह देता हूँ ये सारा 80 है और हम फिर से क्या ढूंढ रहे हैं 100 ढूंढ रहे हैं।
तो ऐसे में कहाँ पहुंच जाऊंगा, इस तरह से मैं पहुंच जाऊंगा अपने मार्क प्राइस के ऊपर, और देख लेंगे 100 से कितना ऊपर है वही हमारा मार्कअप बन जाएगा। काटने पीटने की कोशिश करो, 100 से 100 काट दो, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट दो, एक और जीरो काट दो, ठीक है जी। आगे सॉल्व करें अगर तो हम, तो ये गया 7 पे, ये गया 4 पे, ठीक है, और काट दो तो ये गया 2 पे, ये गया आपका 65 के ऊपर। 65 इंटू 7 कर लेते हैं, तो 7 पंजे 35, हासिल लगा 3, 6 सत्ते 42 और 3 45 हो गया, 455 बटे में 2, काटो तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44, कितना बच गया, एक 15 बना 7 बारी में जाएगा 14 तक, और एक बचा 0.5 बारी में जाएगा। यानी हम 100 की चीज पर टैग कितने का लगा के बैठे हैं, 227.5 का। कितना ऊपर मार्क कर रखा है, तो आप कहेंगे 127.5 ज्यादा मार्क कर रखा है किसके ऊपर, 100 के ऊपर। इंटू 100 करोगे तो क्या निकल आएगा, मार्कअप निकल आएगा। तो 100 से 100 कैंसिल, डायरेक्ट मार्कअप है कितना का, 127.5% का। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आया होगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर बनेगा। आगे बढ़े, ठीक है, कुछ नहीं किया, सब कुछ उल्टा 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 सॉल्व कर दिया, अपने आप हम स्टार्टिंग वाली चीज के ऊपर पहुंच गए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। बोला गया है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x प्लस 4। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन को हम कैसे लिखते हैं, k करके लिखते हैं। तो हम कहेंगे y बराबर k इंटू एक्स प्लस 4। डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है तो मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, इनवर्स होता है तो डिवाइड करके लिखते हैं। और आगे बोला गया कि x 2 है उस टाइम पे, y कितना है 6 है। तो अगर मैं x की जगह 2 पुट करूं, x की जगह 2 पुट करूं और y की जगह 6 पुट कर दूं, तो क्या मैं k निकाल लूंगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो ये रहेगा 6 बराबर k इंटू 6। तो 6 से 6 कैंसिल, यानी k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। अगेन इस इक्वेशन को दोबारा से लिखते हैं, तो क्या होगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। अब दूसरी इक्वेशन पे चलते हैं। बोला गया है x जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, z से, ठीक है। तो x जो है वो क्या है, k अपॉन में z है। मैंने कहा ना इनवर्स प्रोपोर्शन होगा तो हम डिवाइड करके लिखते हैं। आगे बोला गया अगर z 8 है तो उस टाइम पे x 4 है। तो अगर हम z की जगह 8 और x की जगह 4 रख दें, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या रख दिया 8, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, तो यहाँ से आपका k ना कह के इसे k डैश कह देते हैं चलो, तो k डैश आ जाएगा हमारा कितना 32। अगेन इस इक्वेशन को लिखो, तो इस इक्वेशन को अगर हम दोबारा लिखें तो क्या कहेंगे, x बराबर 32 बटा में z। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है y और z के बीच में इनमें से कौन सा रिलेशन सही है। तो y और z के बीच में अगर रिलेशन जानना है तो x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो। तो x की जगह उठाकर हम क्या लिखने वाले हैं, 32 बटा z इस इक्वेशन में। तो y बराबर हो जाएगा 32 बटे में z जमा में 4, ठीक है जी। आगे क्या करूं, 4 को उधर भेज दो तो 4 आपका माइनस हो जाएगा। तो y माइनस 4 बराबर हो जाएगा 32 बटा z, और z यहाँ डिवाइड में है वहाँ मल्टीप्लाई में भेज दो, तो ये हो जाएगा z इंटू वाई माइनस 4 बराबर किसके है, 32 के। ढूंढो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो आप कहेंगे ऐसा है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, बात समझ आ रही है, ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं लग रहा होगा। हमने सिर्फ वही क्वेश्चन पिक किए हैं जो दोनों मॉक के अंदर मुश्किल थे और जिनके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, वो अच्छे सवाल हैं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्या है क्वेश्चन के अंदर, कि एक नंबर को किसी सर्टेन डिवाइजर से जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, 34, ठीक है। एक और नंबर को, एक और नंबर को सेम डिवाइजर से अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आता है, 27। अगर दोनों के सम को, जो हमने दोनों नंबर डिवाइड किए हैं उनके सम को अगर हम उसी सेम डिवाइजर से जिससे हम पहले डिवाइड कर रहे थे अब दोबारा डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है, 15। तो हमें बताना है डिवाइजर क्या है, यानी हम किससे भाग दे रहे हैं, भाजक क्या है ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का सबसे सिंपल तरीका है, जो आपके रिमाइंडर्स है उनका मैं नाम लिख रहा हूँ, मैं इसे कहता हूँ R1, ठीक है, इसे मैंने कह दिया R2, और इसका नाम मैं लिख देता हूँ R12, यानी इसने सम वाला आपका रिमाइंडर है ये। तो डिवाइजर ढूंढने का तरीका है R1 जमा R2 माइनस जो दोनों का कॉमन वाला रिमाइंडर बचा है, दोनों का सम वाला जो रिमाइंडर बचा है। तो बस सॉल्व कर लो। R1 कितना है 34, R2 है 27 और उसमें से माइनस करना है 15, ठीक है। तो यहाँ से 27 में से 15 माइनस कर दो, 12 बचेगा, 12 को 34 में जोड़ दो, यानी क्या हो जाएगा 46। हम किससे डिवाइड कर रहे होंगे,
46 से डिवाइड कर रहे होंगे, लास्ट ऑप्शन इसका आंसर बनेगा। इस बात को आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना अगर आपको नहीं पता था तो। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो भाई, इस क्वेश्चन ने बहुत हो हल्ला मचा रखा है पूरे यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, कोई कैसे करा रहा है, कोई कैसे करा रहा है, हर बंदा एक दूसरी नई अप्रोच लेके आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अभी जस्ट रेलवे में आया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा है कि राहुल के पास कुछ मार्बल्स हैं। अगर वो 27 लोगों में इसे बांटता है तो 17 मार्बल उसके पास बच जाते हैं। ठीक है जी। अगर वो 19 बच्चों में इसे बांटता है तो 9 बच जाते हैं। अगर 15 में वो इसे बांटता है बराबर बराबर तो 5 बच जाते हैं। ठीक है, पर अगर वो इसे 80 बच्चों में बांटे तो कुछ भी नहीं बचेगा, यानी नंबर ऐसा है जो 80 से पूरा पूरा कट रहा है। ठीक, ऐसे बहुत सारे नंबर पॉसिबल हैं। क्वेश्चन ये एलसीएम बेस्ड है। ठीक, आगे बोला गया द नंबर ऑफ मार्बल राहुल इनिशियली हैड मे लाई बिटवीन, इन ऑप्शंस में से कहां पर वो वैल्यू फॉल कर रही है। तो सबसे अच्छी अप्रोच है, अगर यही सेम एज इट इज क्वेश्चन आता है, इसी टाइप से पूछा जाता है, तो आप सबसे छोटा ऑप्शन पिक करो। ठीक है, सबसे छोटा ऑप्शन पिक करो जो सबसे छोटी रेंज है, और उसे पकड़ के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, चलो। तो हमें पता है हमारा नंबर ऐसा है जो 80 से डिवाइड होने पे कुछ भी नहीं छोड़ता, यानी वो 80 का मल्टीपल है, वो 80 से पूरा पूरा कटता है। सबसे छोटी वैल्यू पिक कर लो, तो आपने पिक कर ली 50-70। 50-70 को भाग करना शुरू कर दो, किससे? 80 से। 80 से भाग करें तो आप कहोगे 8 6 48, 480 गया। कितना बच गया? 7 का 7, 2 का 2, ऊपर से आ गया 0। फिर 8 तिया 24, 240 गया। ठीक है जी, और कितना बच गया? ये बच गया हमारा 30। अभी 50 70 80 से कटने पे 30 बचा रहा है, यानी 50 70 30 पहले 80 से कटा होगा, तो वो तो इस रेंज से ही बाहर हो जाएगा। वैसे तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर क्या करें? 30 तो है 50 70 के पास, 80 पूरा करने के लिए इसे 50 और चाहिए। तो अगर 50 और ऐड हो जाए इस नंबर के अंदर तो ये नंबर 80 से कटने लगेगा। बोलो हाँ या ना। तो इस जहां से हमारे ऑप्शन स्टार्ट हुए हैं, यहाँ पहला नंबर ही जो 80 से कटे वो कौन बनेगा? तो आप कहोगे 50 70 से 50 ज्यादा। कौन है वो? तो वो है 51 20। और फिर अगला नंबर क्या होगा जो 80 से कटे? हम सिर्फ 80 वाली कंडीशन को ही पकड़ के बैठे हैं, तो आप कहोगे इससे 80 ज्यादा, यानी 5200। और फिर 5280, फिर और 80 ज्यादा, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। तो आप कह रहे हो कि जो भी आपके नंबर्स दिए हुए हैं, जो भी ये हमें रेंज गिवन है, इसमें 51 20 एक नंबर है जो कट रहा है, और उसके बाद अगला नंबर जो 80 से कटेगा वो कौन होगा? 5200 होगा। तो बस इस 5200 तो कहाँ बाहर हो गया? इस रेंज से ही बाहर हो गया है। 5200 तक तो कोई वैल्यू गई नहीं है, यानी ये क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है? 51 20 की ही बात कर रहा है। बाकी आपको किसी भी चीज को नहीं देखना था। तो ढूंढ लो 51 20 कहाँ फॉल करता है। तो 51 20 आपका कहाँ फॉल करेगा? आपके इस बीच वाले ऑप्शन में फॉल करेगा, 51 10 से 51 30 वाले ऑप्शन में। बोलो हाँ या ना। ठीक है, ये अप्रोच समझ है इस क्वेश्चन की। अब आप 51 20 पे अगर आपको मान लो अभी भी डाउट है तो आप ये तरीके लगा के देख लेना। 27 से भाग करके देखोगे तो कितना बचेगा? 27 से भाग करने पे बच जाएगा आपका 7 17। ठीक है, 19 से भाग करने पे बच जाएगा 9, 15 से भाग करने पे बच जाएगा 5, और 80 से तो पूरा कट ही रहा है। तो आगे बढ़े, ये क्वेश्चन आएगा इस तरह से कर लोगे। सबसे छोटे वाले रेंज में जो सबसे छोटा ऑप्शन है उसे पकड़ना, और वहां से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन ऐसे निकलते मान लो इस रेंज के अंदर, ठीक है, मतलब कोई ऐसा ऑप्शन होता जो 5200 वाला भी होता, तो फिर मैं ऊपर की किसी और डिविजिबिलिटी को चेक करता। पर यहाँ तो आई एक रहा है, तो अगर इनके बीच में वो फॉल करेगा भी तो सिर्फ और सिर्फ वो कौन होगा? 51 20, यही सारी कंडीशन भी फुलफिल कर रहा होगा। आगे बढ़ू, चलो अगला क्वेश्चन देखो। 3 आदमी है एबीसी, उनका जो एवरेज वेट है वो 67 है। डी इस ग्रुप के अंदर आता है जिससे वेट कितना हो जाता है? 68। तो आप कह रहे हो एबीसी का जो एवरेज वेट था वो 67 था। डी के आते ही एबीसीडी का जो एवरेज वेट है वो हो गया 68, यानी डी जो है वो पुरानी ग्रुप के जो एवरेज है उससे ज़्यादा वैल्यू लेके आया होगा, तभी एवरेज बढ़ा है। डी कितना लेके आया होगा? तो आप कहोगे देखो, डी को आने के बाद 68 एवरेज बना है, यानी डी के पास 68 तो है ही, प्लस इतना एक्स्ट्रा है कि 3 लोगों को एक एक का फायदा भी हो गया। बोलो हाँ या ना। तो 3 लोगों को एक एक का फायदा हो गया, यानी डी के पास 68 से 3 ज्यादा है। डी कितना लेके आया होगा? 71 लेकर आया होगा। आगे बोला गया ई एक बंदा है जिसका जो वेट है वो डी से 4 किलो कम है, यानी ई का वेट कितना है? तो आप कहोगे 67 किलो है। ठीक है, ए की जगह इस ग्रुप में आता है तो बी सी डी ई का जो एवरेज वेट है वो 72 हो जाता है। क्वेश्चन कह रहा है बी सी डी और ई का जो
एवरेज वेट है वो कितना हो गया है, 72 हो गया है। तो हमें बताना है ए का वेट क्या है। कुछ नहीं करना, आप अगर सम की बात करोगे तो इंटू 4 करूंगा तो इसका सम निकल आएगा ABCD का, और इंटू 4 करूंगा तो BCDE का सम निकल आएगा। कुछ मत करो, नीचे से ऊपर माइनस कर दो, क्योंकि आपको 3 वैल्यू कटती हुई मिल रही है दोनों इक्वेशंस के अंदर। नीचे से ऊपर माइनस करोगे, 4 कॉमन है, 4 को एज इट इज पड़े रहने दो, 72 में से 68 माइनस कर दो, 4 आ जाएगा। और यहाँ हो जाएगा E माइनस ए। ई माइनस ए कितना आ गया हमारा, 16। ई की वैल्यू हमें पता है 67। ठीक है, ए क्या आ जाएगा, तो 16 को इधर बुला लो, ए को वहां भेज दो। 67 माइनस 16 किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की। माइनस करो, 7 में से 6 गया 1, 6 में से 1 गया 5। ए का वेट कितना होगा, 51 kg। डेविएशन से बहुत इजीली हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखो। 840 ml जो आपका दूध का मिक्सचर है उसमें 55% दूध है। बोला गया इसमें और कितना दूध मिलाया जाए जिससे कि दूध का जो आपका परसेंटेज है वो 55 से बढ़कर 65 हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमेशा जो चीज बदल रही है उस पर फोकस मत करो, जो नहीं बदल रहा है यानी जो कांस्टेंट है उस पर फोकस करेंगे हम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। आप कह रहे हो देखो, दूध आप मिला रहे हो यानी आप पानी जितना पहले था क्वांटिटी में उतना ही अभी भी है। तो अगर पहले जितनी क्वांटिटी में जो आपका पानी था वो कितना था, 45%, और बाद में वही 45% कितना बचेगा, 35% में कन्वर्ट हो जाएगा, पर पानी रहेगा कांस्टेंट। तो इसी चीज से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो हम वाटर बराबर वाटर करके इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो हम कहेंगे पहले वाटर कितना था, 840 का कितना, 840 का 45%, और बाद में यही वाटर किसी x का, ये x में क्या है 840 प्लस जितना मिल्क हम ऐड कर रहे हैं, किसी x का ये सिर्फ कितना बन के रह जाएगा, 35% बन के रह जाएगा। तो हम ढूंढ लेते हैं x कितना है, 840 से x जितना ज्यादा होगा उतना ही हमने दूध मिलाया होगा। तो काट दो, परसेंट परसेंट गया, और काटो, तो 5 से गया 7 बारी में, 5 से गया 9 बारी में, 7 से काट दो तो ये गया 12 बारी में, 12 निम 108, यानी x जो है वो कितना हो गया, 1080। प्रेजेंट में जो मिक्सचर है वो 1080 का है, जबकि स्टार्टिंग मिक्सचर कितना था, 840। तो हमने कितना ऐड किया है, तो आप कहोगे 0 का 0, 8 में से 4, ठीक है, और 10 में से 8 गया 2। आपने 240 ml ऐड किया है, और क्वेश्चन कह रहा है हम मिला क्या रहे हैं, सिर्फ दूध, यानी हमने दूध कितना ऐड किया होगा, 240 ml। आगे बढ़े, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में लिखा है एक कार की जो कीमत है वो मोटरसाइकिल की कीमत से 150% ज्यादा है। ठीक है, कार मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल अगर 100 की है तो ये 150% ज्यादा है, यानी ये 250 की है। आगे बोला गया कार की कीमत में 30% की कमी आ गई। तो कार कितने की हो गई अब नए रेट से, तो 25 या 75 की कमी आ गई, तो कार बच गई हमारी सिर्फ 175 रुपए की। और मोटरसाइकिल में 30% की वृद्धि हो गई, यानी 100 से 30% बढ़ गई, तो मोटरसाइकिल का रेट हो गया 130 रुपए। अब मूल कीमत की तुलना में यानी ओरिजिनल कॉस्ट के कंपैरिजन में क्या बताना है हमने, कि टोटल कॉस्ट ऑफ वन कार एंड टू मोटरसाइकिल प्रेजेंट में पुराने वाले के कंपैरिजन में क्या इंक्रीज या डिक्रीज है। तो पहले एक कार आती थी 250 की, और दो मोटरसाइकिल आती होंगी कितने की, 100 200 की, यानी 450 रुपए की। अब देखोगे एक कार आएगी 175 की, और दो मोटरसाइकिल आएगी 260 की। तो अब टोटल पैसे कितने खर्च होंगे, तो 5 का 5, ठीक है, 6 और 7 13 का 3, हासिल लगा एक और 2, 3 और 1 4। यानी पहले 450 रुपये खर्च होते थे, अब कितने खर्च हो रहे हैं, 435 रुपये। तो खर्चे में कमी आई है, जो टोटल वैल्यू है उसमें कमी आई है। कितने की कमी आई है, आप कहोगे 15 की कमी आई है। किसके ऊपर, उसने ओरिजिनल से कंपेयर करने को बोला, यानी 450 के ऊपर इंटू कर दो 100, इससे पता लग जाएगा क्या, डिक्रीज परसेंटेज। ठीक है जी, काटने की कोशिश करते हैं। 0 से 0 गया, 15 से गया ये कितनी बारी में, 3 बारी में, ये हो गया 10/3। 10/3 को आप क्या कहते हो, तो आप कहोगे 3.33% का क्या है, डिक्रीज है टोटल वैल्यू के अंदर। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट वाला। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखना। ये फिगर बनी हुई है, सभी को दिख रहा है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का सवाल है। ठीक है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। तो DCT का फॉर्मूला क्या होता है, √D² माइनस R1, ठीक है, R1 माइनस R2 का स्क्वायर।
R1 माइनस R2 का स्क्वायर। चलो सॉल्व करें। तो हमें क्या क्या पता है, हमें ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की DCT की वैल्यू पता है, R1 पता है, R2 पता है, और ये D निकालना है, दोनों के सेंटर के बीच का डिफरेंस निकालना है, इसी को ही AB का इस क्वेश्चन ने। ठीक है, तो हम कह देते हैं DCT की जगह हमने रख दिया 15, अंडर रूट डी स्क्वायर हमें पता नहीं, 11 में से 3 गया 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो रूट को हटाकर यहाँ लगा दो, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। 8 स्क्वायर यहाँ के ऐड हो जाएगा, 15 का स्क्वायर जमा 8 का स्क्वायर बराबर किसके है, डी के स्क्वायर के। आपको पता है 15 8 17 की ट्रिपलेट होती है, तो 15 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 17 का स्क्वायर, यानी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 17। दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 17 सेंटीमीटर होगा। सेकंड वाला ऑप्शन इसका आंसर बनेगा। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल क्यू जो है वो 90 है। ठीक है, एक हमारा ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसमें हमारा एंगल क्यू जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, आगे क्या बोला गया क्वेश्चन में, आगे बोला गया एम और एन दो पॉइंट है पी आर और पी क्यू के। तो पी आर का मिड पॉइंट है जिसका नाम है एम, पी क्यू के मिड पॉइंट का नाम है एन। ठीक है, आगे हमने क्या किया, क्यू एम और आर एन को जोड़ दिया, और ये दोनों जहाँ मिलते हैं वो भी एक 90 डिग्री है, ये भी एक 90 डिग्री है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, हमें आर एन की लेंथ बतानी है। ठीक है, आर एन की लेंथ बतानी है। अगर क्यू आर हमारा क्या है, अगर क्यू आर हमारा 10 सेंटीमीटर है, तो ये अगर 10 है तो हमें आर एन की लेंथ बतानी है। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक चीज पता होनी चाहिए बस, इस छोटे ट्रायंगल को देखना, आप छोटे ट्रायंगल को देखना, ये जो छोटा ट्रायंगल कौन सा, आर एन। ठीक है, ये जो आपका एन क्यू आर बना है, और इसमें इस पॉइंट का नाम मान लो मैं रख देता हूँ कोई सी रख देता हूँ इस पॉइंट का नाम। ठीक है, यहाँ से 90 डिग्री है। तो आपको ये फिगर देखकर एक बात पता होनी चाहिए, क्या पता होना चाहिए हमें ये देखकर कि यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये भी 90 होगा, जो ये 90 है हमारा क्यू वाला। अब अगर आप सिमिलरिटी लगाओ, किन दो ट्रायंगल्स के अंदर सिमिलरिटी लगाओ, ये जो नीचे वाला छोटा ट्रायंगल है, ये जो छोटा ट्रायंगल है, और ये जो बड़ा ट्रायंगल बना है आपका, अगर हम इन दोनों में सिमिलरिटी लगाएं, ऑल्दो हमें ये डायरेक्ट याद होना चाहिए, तो एक रिजल्ट निकल कर आएगा, उसी से ये क्वेश्चन करेंगे हम कह रहे हैं देखो ये 90 है बड़े ट्रायंगल का, ये 90 है, ध्यान से देखना बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, इसे मैं अगर थीटा कह दूं तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा, आप कहोगे 90 माइनस थीटा। सेम ऐसे ही ध्यान से देखना, इसमें ये 90 है, इधर थीटा है, तो ये एंगल क्या बन जाएगा छोटू वाला, 90 माइनस थीटा। अब सिमिलरिटी लगाना। ठीक है, सिमिलरिटी लगाना, बड़े ट्रायंगल में 90 के सामने क्या है, तो आप कहोगे बड़े ट्रायंगल में 90 के सामने है एन आर। ठीक है जी, और छोटे ट्रायंगल में 90 के सामने क्या है, तो आप कहोगे क्यू आर। ठीक, आपके बड़े ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा के सामने क्या है, तो आप कहोगे क्यू आर। और छोटे ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा के सामने क्या है, तो आप कहोगे ये सी आर। तो यहाँ से मुझे एक रिजल्ट पता लगेगा कि क्यू आर का स्क्वायर जो है वो एन आर इंटू सी आर है, मुझे ये बात पता होनी चाहिए थी। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसका जो स्क्वायर है वो ये छोटा पार्ट प्लस इंटू में ये बड़े पार्ट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। ठीक है, अब इसी चीज को यहाँ अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन अब क्या क्या कह रहा है उन सारी डिटेल्स को लेते हैं। बोला गया है एम और एन मिड पॉइंट थे, ये मिड पॉइंट थे। मिड पॉइंट होने का क्या मतलब है कि जो आपकी ये आर एन वाली लाइन है ये क्या होगी, एक मीडियन होगी, बोलो हाँ या ना। और जहाँ दो मीडियन टकराती है वो क्या आपका ग्रेविटी सेंटर होना चाहिए, जिसे मैं सी कह रहा हूँ, वो हमारा क्या है एक्चुअल में ग्रेविटी सेंटर है। अब ग्रेविटी सेंटर से हमारी मीडियन कैसे टूटती है, तो 2 और 1 के रेशो में, यानी इस तरफ 2 होना चाहिए, इस तरफ 1 होना चाहिए, बोलो हाँ या ना। तो मैं इसे कह देता हूँ ये 2x है, ये 1x है। हमें क्या जानना है, हमें आर एन ही जानना है, आर एन की ही लंबाई जाननी है। चलो, तो अब यहाँ पे ये जो आइडेंटिटी हमने निकाली है इसी को लिखते हैं, क्यू आर का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर बराबर होगा आर एन या आर सी कह लो, आर एन जो कि क्या है 3x इंटू में जो आपका सी आर है 2x, इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है जी, तो आप कहोगे 100 बराबर है किसके, 100 बराबर है किसके, 6x स्क्वायर के। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 100/6, 100/6 काट दोगे तो क्या बन जाएगा 50/3। एक्स क्या हो जाएगा हमारा, एक्स हो जाएगा अंडर रूट 50/3। पर क्वेश्चन ने क्या पूछा है, आर एन यानी पूरी लंबाई पूछी है,
तो पूरी लंबाई तो हमारी 3x है, यानी हमें 3x की वैल्यू जाननी है। तो 3x क्या हो जाएगा, तुम्हारा 3x हो जाएगा 3 इंटू में 50√3, ये वाला। ठीक है जी। अब मैं चाहूँ तो क्या इस 3 से इस √3 को काट दूं और यहाँ √3 बचेगा? आप कहोगे बिल्कुल बचेगा। तो 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 इंटू √50, जिसे मैं क्या कह सकता हूँ, √150 डिग्री, √150 सेंटीमीटर जो आएगा। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी इसका आंसर बनेगा, सी इसका आंसर बनेगा, √150। ठीक है, क्वेश्चन समझ पाए हो? नहीं समझ आए एक बार वीडियो पीछे करके देखना, फिर भी कोई डाउट लगे तो कमेंट करना। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कमेंट में एक्सप्लेन करने की। आगे बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ने कहा कि 15,000 रुपये जो है वो x% के रेट से 2 सालों में कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2496 का ब्याज देते हैं। ठीक है, अगर इसी रेट से सेमी एनुअली हाफ ईयरली इसे इन्वेस्ट किया जाए, सेम वैल्यू को, सेम अमाउंट को, मतलब सेम रेट के ऊपर 1.5 साल में वो कितना ब्याज देगा। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले रेट ढूंढना हमारा काम है। तो हम कह रहे हैं 2 साल में 15,000 जो हैं वो क्या बन गए हैं, वो बन गए हैं आपके 17,496। 2,496 का आपको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, जो इंटरेस्ट लगा है हमें, यानी ये हमारा प्रिंसिपल है, और 2 साल बाद जो अमाउंट बना वो कितना बना, तो वो बना 17,496। अब आपको ये पता है कि प्रिंसिपल और अमाउंट में जो रेशियो होगा, अगर हम उसका अंडर रूट कर दें 2 सालों के हिसाब से, तो हम 1 साल में उनके रेशियो पे आ जाएंगे। ये बात हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, प्रिंसिपल और अमाउंट और प्रिंसिपल के रेशियो का अगर मैं स्क्वायर करूं तो वो किसके बराबर है, 17,496 बटे में 15,000 के 2 साल में, 2 साल है इसलिए स्क्वायर किया है। ठीक है, काटने की कोशिश करो इसे, अगर कुछ कटवट पाए तो मैं ऐसा करता हूँ, 6 से काटता हूँ। 6 से कटाइए कितनी बारी में, 25 टके 150 होता है, तो 2500 बारी में गया। 6 से उसे काटेंगे तो 6 दूनी 12, कितना बच गया, आप कहोगे 5, 6 निम 54 होता है, और 96 जाएगा कितनी बारी में, तो 16 6 96 होता है। और कटेगा क्या, तो और कट जाएगा, 4 से काटो, 4 से इसे काट दोगे तो ये गया 625 पे, और ऊपर वाले को काटोगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, कितना बचा, 1 11 बना, 2 बारी में 8 आएगा, 3 बचा, और 9 चौक 36 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है 2 साल में वो क्या आ रहा है, 729 बटा में 625। जैसे ही आप इस पे रूट लगाओगे ये वैल्यू 1 साल में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी इसका अंडर रूट लगाते ही ये क्या बन जाएगा, 27 बटे में 25। ठीक है, 1 साल में 25 रुपए कितने बन रहे हैं, 27 रुपए। कितने का ब्याज है 1 साल में, तो आप कहोगे 2 का ब्याज है, किसके ऊपर, 25 के ऊपर, इंटू 100 कर दो। ठीक है, तो ये गया 4 बारी में, यानी हमारा रेट क्या आ गया, 8%। अभी तक हमने क्या निकाला है, अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ रेट निकाला है। अब क्वेश्चन आगे क्या कहता है, अब क्वेश्चन आगे कहता है किसकी बात, सेमी एनुअल इंटरेस्ट लगाने की बात करता है। यानी जो रेट है मेरा वो 8 से अब क्या हो जाएगा, 4%। प्रिंसिपल सेम रखने को बोला गया है। ठीक है, टाइम 1.5 साल है, तो टाइम जो है वो 1.5 साल की जगह कितना हो जाएगा, डबल यानी 3 हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। पैसा कितना था, 15,000। ठीक है जी, 15,000, उस पर क्या 4% ज़्यादा मिलेगा, यानी 104% मिलेगा, फिर 104% मिलेगा आपको, और फिर 104% मिलेगा। तो इससे हम कहाँ पहुँच जाएंगे, अमाउंट पे। और इसमें से अगर मैं फिर से 15,000 माइनस कर दूंगा अपने वाले, 15,000 माइनस कर दूंगा अपने वाले, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आगे क्या करना है, इस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट से करने की कोशिश करना। देखो सॉल्व करते हैं। तो आप काट दो डबल जीरो से, डबल जीरो काट दो। ठीक है जी, एक जीरो और काट दो। ठीक, 5 से काटो, ये गया 3 बारी में, ये गया 2 बारी में, 2 से ऊपर वाले को काट दो कितनी बारी में, 52 बारी में। अब यूनिट डिजिट को पकड़ो, तो ये रहेगा 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 32 या 96, यानी ये जो पूरी वैल्यू आएगी इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, 6 होगा। और उसमें से अगर हमें माइनस भी करना है तो 0 का यूनिट डिजिट माइनस करना है, तो एट द एंड जो इंटरेस्ट का यूनिट डिजिट होगा वो क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो ढूंढो 6 यूनिट डिजिट वाला ऑप्शन कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, शायद इसीलिए इन्होंने एंड में यूनिट डिजिट वाला स्कोप छोड़ दिया इस क्वेश्चन में, कि आप यूनिट डिजिट से इस क्वेश्चन को कर दो, क्योंकि बाकी रेट निकालने में ही ठीक ठाक टाइम वेस्ट हो गया इस क्वेश्चन में। आगे बढ़े, चलें, चलो।
अगला क्वेश्चन देखो, बोला गया है एक कोन है जिसका बेस 9 है, हाइट 30 है, उसे क्रॉस सेक्शन से मिड से काट देते हो आप हाइट के पैरेलल। ठीक है, तो हमें बताना है जो ऊपर वाला छोटा पार्ट बचा है उसका वॉल्यूम क्या होगा। ध्यान से देखना फिगर को, ये आपका कोन है, इसे आपने यहां से बीच से काट दिया, तो जो ऊपर का छोटा पार्ट है, ऊपर का छोटा पार्ट है, ये आज भी कोन है। ठीक है, ये कोन है। अब इनमें क्या होगा, हर एक जो साइड है वो नीचे वाले के रिस्पेक्ट में हाफ हो गई होगी। यानी अगर पूरे की हाइट कितनी है, 2 है मान लो, तो ऊपर वाले की हाइट कितनी बचेगी, सिर्फ 1 बचेगी। और सेम यही चीज किस पे काम करेगी, सेम यही चीज आपकी काम करेगी रेडियस के ऊपर भी। तो आप कहोगे कि हाइट और रेडियस में जो रेशियो है वो क्या हो गया, 1 और 2 का। हाइट और रेडियस में जो रेशियो है वो क्या हो गया, 1 और 2 का। तो वॉल्यूम पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, छोटे वाले के रिस्पेक्ट में देखोगे तो रेडियस 1 इंटू हाइट का 1 होगा। ठीक है, मैं 1/3 पाई कांस्टेंट है इसलिए नहीं गिन रहा हूँ उसे। और बड़े वाले का अगर वॉल्यूम देखोगे तो 1/3 पाई हटाकर रेडियस 2 इंटू 2 और हाइट भी क्या हो जाएगी 2। यानी अगर छोटे वाले का वॉल्यूम 1 है तो बड़े वाले का वॉल्यूम उस टाइम पे क्या होगा, 8। हमें ये पता लग गया वॉल्यूम में जो रेशियो है वो 1 और 8 का है। हमें ऊपर वाले का वॉल्यूम जानना है, तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे ऊपर वाले का वॉल्यूम जो है वो बड़े वाले का 1/8 करके मैं निकाल सकता हूँ। बोलो हाँ या ना, तो निकालते हैं। चलो सॉल्व करते हैं, हमें निकालना है ऊपर वाले का वॉल्यूम। ठीक है, तो हम कहेंगे 1/8 है वो किसका, बड़े वाले के वॉल्यूम का। बड़े वाले का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर कितना दिया हुआ है, तो आर 9 दिया है, 9 इंटू 9 इंटू एच कितना है, तो आप कहोगे एच है हमारा 30। ठीक है, सॉल्व करो। सॉल्व करने पे ये हो गया 10 पे गया ये। ठीक है, और काटोगे तो और काटने से ये हो गया हमारा 4 और ये हो गया 11, नीचे आ गया क्या 28। आगे सॉल्व करते हैं, ये हो गया 9 में 81, 81 इंटू 11 कर लेते हैं, तो 81 इंटू 11 हो जाएगा, एक का एक, 8 एक 9 और 8 का 1, 8 9 1 0 और बटे में क्या आ गया हमारे पास 28। 28 से काटते हैं तो आप कहोगे 28 दिया 84 होता है। ठीक है, ऑप्शन ऐसा है जो 3 से स्टार्ट हो रहा है, डायरेक्ट यहाँ मार्क करके आगे बढ़ सकते हो। बाकी और सॉल्व करना है तो और सॉल्व कर लेते हैं। कितना बच गया 5, 51 बना, 28 दूनी 56। यानी अगर ये 5 ज़्यादा होता तो 28 दूनी 56, यानी लगभग 320 के आसपास वाला आंसर होगा, पर 320 से छोटा होना चाहिए। तो ढूंढ लो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो आप कहेंगे ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सिर्फ ऑप्शन डी में ये लिखा हुआ है। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखो। 300 मीटर की एक रेलगाड़ी है जो अपोजिट डायरेक्शन से 15 की स्पीड से एक बंदा चल रहा है, उसे 12 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक, अगर उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में 70 की स्पीड से कोई 250 मीटर लंबी ट्रेन चले तो उसे पूरी तरह से पार करने में कितना टाइम लगा लेगी। ठीक है, सॉल्व करते हैं। चलो 300 मीटर लंबी ट्रेन है, जब किसी बंदे को पार करेगी तो डिस्टेंस अपना ही डिस्टेंस होगा, यानी अपनी लेंथ होगी। तो आप कहोगे 300 मीटर बराबर हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन से वो बंदा आ रहा था यानी उसकी स्पीड और ट्रेन की स्पीड ऐड होनी चाहिए। तो आप कहोगे ट्रेन प्लस 15 इंटू 5/18, तो कितनी देर में पार किया आपने, आपने पार किया 12 सेकंड के अंदर। सॉल्व करें तो 12 पंजे 60 से डायरेक्टली से काट दो, कितनी बारी में, 5 बारी में, 6 पंजे 30, 18 इधर आके कितना बन जाएगा 90। ट्रेन की स्पीड जमा में 15 बराबर 90 है, 15 माइनस हो जाएगा, यानी जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी है, ट्रेन की जो स्पीड आई है वो आ गई हमारी 75 किलोमीटर पर आवर। अब क्या करना है, अब पार करनी है 250 मीटर लंबी ट्रेन, तो अपनी लेंथ भी ऐड हो जाएगी, उस ट्रेन की लेंथ भी ऐड हो जाएगी, यानी टोटल लेंथ हो जाएगी हमारी 550। स्पीड क्या है, सेम डायरेक्शन में चल रहे हो यानी स्पीड माइनस होगी। उसकी स्पीड है 70, अपनी है 75, यानी 5 का डिफरेंस इंटू 5/18। टाइम के बारे में हमें नहीं पता, सॉल्व कर लेते हैं। 25 से काट रहा हूँ मैं इसे, तो आप कहोगे 25 दूनी 50, कितना बच गया 5 बच गया, फिर से 50 बन गया, फिर से 25 दूनी 50, यानी टाइम क्या आ गया 18 इंटू 22, तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 6 का 6, 6 3 9, 3 का 3। टाइम कितना लगेगा उस ट्रेन को पार करने में, तो आप कहोगे 396 सेकेंड्स। कौन सा ऑप्शन है, तो ये अपना ऑप्शन सेकंड वाला है। ठीक है, बात समझ आ रही है। चलो यहाँ तक जो क्वेश्चन थे, अभी हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था ये, यहाँ तक हमने आरबीई के क्वेश्चन किए। अब यहाँ से हमारे पंडित्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, वीडियो में मजा आ रहा हो, कुछ सीखने को मिल रहा हो, तो वीडियो को शेयर करना, जितना ज़्यादा शेयर कर सको। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है मेघा की एज 2 साल पहले, ठीक है, मेघा की एज 2 साल पहले 13 ज़्यादा थी किससे, 1/3 ऑफ मिहिर एज आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है जी, मिहिर की एज 3 साल बाद, एम आई को मैं मिहिर लिख रहा हूँ, 3 साल बाद की एज
ये जो मिहिर की 3 साल बाद की एज है, ठीक है, इसका 1/3 से 13 ज्यादा कौन थी? मेघा थी। पर कब थी? 2 साल पहले। एक इक्वेशन मिली मुझे। आगे क्वेश्चन कहता है सम ऑफ मेघा एंड कियारा एज आफ्टर 4 ईयर इज 92। 4 साल बाद मेघा और कियारा की जो एज का सम है वो कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा। तो 4 साल बाद होगा, दोनों का 4 4 हटा लो तो आज की प्रेजेंट सम पता लग जाएगा। किसका? मेघा और कियारा का सम पता लग सकता है हमें। दोनों में से 8 हटा दो, 4 मेघा का 4 कियारा का, तो 92 में से 8 जैसे ही आप कम करोगे ये कितना बन जाएगा? 84। मेघा और कियारा का सम कितना है? 84। आगे क्वेश्चन कहता है जो कियारा है वो 4 साल बड़ी है मिहिर से, यानी जो के है वो क्या है? m जमा 4 है। तो मैं m को रिप्लेस कर देता हूँ, ये मिहिर के m को ना k से रिप्लेस कर देता हूँ। मुझे किसकी एज जाननी है? मेघा की एज जाननी है। मेघा और कियारा की एक इक्वेशन पड़ी है मेरे पास, एक रिप्लेसमेंट से मिल जाएगी। तो आप कह रहे हो मिहिर की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो मैं कह सकता हूँ मिहिर की वैल्यू है k-4। बोलो हाँ या ना। इस k-4 वाली वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो रहेगा k-4 जमा 3 इंटू 1/3। ठीक है, इस 13 को उठाकर वहां ले चलो तो रहेगा मेघा-15। बोलो हाँ या ना। इसे ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा अंदर अंदर सॉल्व करके k-1 हो जाएगा ये। ठीक है, 3 को वहां भेज दो तो आप कह रहे हो k-1 किसके बराबर है? 3 मेघा-45 के। दो इक्वेशन आ गई, किसकी फॉर्म में? मेघा और कियारा की फॉर्म में। मेघा की एज जाननी है, ठीक है। चलो इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन बनाते हैं, क्या करें? सबको उठाकर उस तरफ ले चलो, और इसे जैसे हम उस तरफ ले जाएंगे तो हम कहेंगे 3 मेघा-11 बराबर 45 को उठाकर यहाँ ले आओ तो ये रहेगा 44। दूसरी इक्वेशन ये उठा लो कि मेघा-11 बराबर किसके हैं? 84 के। दोनों इक्वेशन हम जैसे ही ऐड करेंगे तो कियारा कियारा कैंसिल हो जाएंगी। 4 टाइम मेघा बराबर किसके हो जाएगी? ये हो जाएगा 4 4 8, 8 4 12। 4 से काट दो इसे, ये गया 3 पे, ये गया 2 पे। मेघा की एज कितनी है? तो आप कहोगे मेघा की एज है 32 ईयर्स। ऑप्शन डी इसका आंसर बनेगा। ठीक है जी, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। ये क्वेश्चन सभी को आना चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है इसके अंदर कि स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2 का रेशो बराबर होता है √टाइम 2 अपॉन टाइम 1 का रेशो। ठीक है, यानी जिसकी स्पीड लिख रहे हो उसका टाइम नीचे लिखना है। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है कि सुमन ट्रेवल करती है एक्स से वाई, रेखा ट्रेवल करती है वाई से एक्स। मिलने के बाद जो सुमन है उसका वाई पे पहुंचने का टाइम और रेखा का एक्स के पहुंचने का टाइम दिया हुआ है हमें। हमें रेखा की स्पीड पता है, हमें सुमन की स्पीड जाननी है। तो हम ये कहेंगे कि अगर हम सुमन की स्पीड को ऊपर रख रहे हैं और रेखा की स्पीड को नीचे लिख रहे हैं तो सामने पहुंचने का जो टाइम है वो रेखा का ऊपर आ जाएगा और सुमन का नीचे चला जाएगा। ठीक है जी, तो आप लिखो सुमन का जानना है तो सुमन की स्पीड हमें नहीं पता, रेखा की क्या है 9। रेखा का टाइम कितना है वहां पहुंचने का? तो रेखा का टाइम है 1 घंटे 48 मिनट। मिनट्स में कन्वर्ट कर दो तो उसे 60 और 48 यानी 108 हो जाएगा। नीचे देखोगे उसे मिनट्स में कन्वर्ट कर दो तो 3 घंटे का हो गया 180। 180 में आपने 12 जोड़ दिया 192 और रूट का रूट सॉल्व कर लो। 12 से काटो तो 12 से गया ये 9 बारी में, 12 से इसे काटोगे तो 12 एकम 12 कितना बच गया? 3 बच गया। सॉरी, ये बच गया हमारा 7 और 12 × 6 = 72। 9/16 को रूट से निकालोगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 3/4। आपको एस की वैल्यू जाननी है, 9 को वहां भेज दो तो जो सुमन की स्पीड है वो क्या हो जाएगी? 9×27/4। सॉल्व करोगे 4×6 = 24। कितना बच गया? 3। 3/4 एज इट इज आ जाएगा। जो सुमन की स्पीड है वो कितनी हो जाएगी? 6। 3/4 लास्ट ऑप्शन इसका आंसर बनेगा। आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। एक नंबर है n, जब उसे d से डिवाइड करते हो तो 14 बचता है। जब 3n को d से डिवाइड करते हो तो 8 बचता है। तो क्वेश्चन कहता है अगर 4n को d से डिवाइड करने लगे तो क्या बच सकता है? ठीक है, तो हम कहेंगे देखो अगर n को d से डिवाइड कर रहे हैं और 14 बच रहा है यानी n जो है वो d का कोई फैक्टर है। d का कोई फैक्टर है, मान लेते हैं x बारी में काटता हूँ और फिर 14 बचा लेता है। आगे क्वेश्चन ने कहा कि अगर 3n को d से डिवाइड करते हो यानी 3n को मैं d से डिवाइड करने लगूं, 3n को d से, तो अब मान लो किसी और बारी में किसी और टाइम्स में y टाइम्स में काट रहा है, तब क्या बचाता है? ये 8 बचाता है।
तो हमें जानना है 4n को d से डिवाइड करने पे क्या बच सकता है। अब सबसे पहले यहाँ से हम ये ढूंढेंगे कि जो काटने वाला नंबर है ये है कौन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3n अगर बनाऊँ, इसी को मैं 3n बनाऊँ अगर, तो मुझे पता लगेगा ये बन जाएगा 3dx, यानी dx इंटू में 3x टाइम्स पे कट रहा होगा प्लस में 42, और इधर से आप कहते हो 3n जो है वो dy जमा 8 है। वही सेम नंबर d से कट रहा है, एक बार 42 रिमाइंडर दे रहा है, एक बार 8 रिमाइंडर दे रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो पक्का अभी हमने 42 को थोड़ा और काटना है, जो कि हमने नहीं काटा है। तो 42 अगर 8 ही बचे, इसके लिए हमें 42 में से कितना हटाना पड़ेगा? तो आप कहोगे इसमें से हमें कितना हटाना पड़ेगा, तो 34 और अभी अलग करना पड़ेगा, और वो 34 वो होगा जो इस पार्ट में इंक्लूड हो जाएगा, वो कट जाएगा, तभी यहाँ पर भी वो 8 दिखेगा आपको रिमाइंडर वाला। बोलो हाँ या ना? यानी अभी ये नंबर ऐसा है, ये जो हमारा डिवाइजर ऐसा है जो 34 को काट सकता है। आपका जो डिवाइजर है वो क्या है? वो 34 को काट सकता है, वो ऐसा डिवाइजर है। तो 34 को कौन काट सकता है? तो आप कहोगे 34 को 1 काट सकता है, 2 काट सकता है, 17 काट सकता है, या फिर 34 खुद काट सकता है। तो 1 को मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ या तो 2 काट सकता है, या 17 काट सकता है, या 34 काट सकता है। अब इसमें से 2 हो नहीं सकता ये डिवाइजर, क्योंकि अगर 2 होता तो 8 रिमाइंडर कैसे छोड़ता, 8 को भी काट देता 2, तो 2 नहीं हो सकता। अब या तो आपका डिवाइजर 17 है, या तो आपका डिवाइजर कौन है? 34 है। या तो आपका डिवाइजर 17 है, या तो आपका डिवाइजर 34 है। दोनों में से हमें एग्जैक्ट नहीं पता कौन है। अब क्वेश्चन कहता है 4n को d से डिवाइड करना है। तो अगर मैं इसे 4n में कन्वर्ट करूं, इसे मैं 4n में कन्वर्ट करूं, तो क्या बन जाएगा ये? तो ये बन जाएगा आपका, रिमाइंडर क्या आना शुरू हो जाएगा 4n के टाइम पे। तो 4n के टाइम पे आपका जो 14 है वो क्या बन जाएगा? 56। अब इस 56 में से अगर ये 17 हुआ काटने वाला नंबर, तो 56 को 51 तक काट देगा, और कितना बचा लेगा? 5 बचा लेगा। पर अगर ये 17 ना होकर 34 होता, तो सिर्फ ये 56 में से 34 को काट पाता, और कितना बचाता तब? तब ये बचाता 22। बोलो हाँ या ना? ठीक है, थोड़ा थोड़ा कम समझ आ रहा होगा, थोड़ा जोर डालना, आगे पीछे करके देखना वीडियो को, जरूर समझ आएगा। ठीक है, तो अगर 17 होगा तो 5 बचा लेता, अगर 34 हुआ तो 22 बचा लेता। हमें यहाँ एग्जैक्ट नहीं पता, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम रिमाइंडर्स भी कहेंगे दोनों में से कुछ भी पॉसिबल है। तो 5 और 22 दोनों पॉसिबल रिमाइंडर होंगे इसके। बोलो हाँ या ना? बात समझ आ रही है? आगे बढ़े, क्वेश्चन अच्छा लगा? चलिए अगला क्वेश्चन। एक ट्रायंगल है हमारे पास, एक ट्रायंगल लीजिए हमारे पास ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, डी जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है, डी ये कोई मिड पॉइंट है। ए बी दिया है 10, ए सी दिया है 8, डी सी दिया हुआ है 5, तो हम कहेंगे ये भी 5 होगा, मिड पॉइंट है, और हमें ए डी निकालना है। अब ये क्वेश्चन मैं बहुत बार सिखा चुका हूँ, इसे मैं क्या कहता हूँ? मीडियन। लेंथ ऑफ मीडियन निकालना मैंने कैसे सिखाया है? तो लेंथ ऑफ मीडियन कैसे निकलेगी? लेंथ ऑफ मीडियन कैसे निकलेगा? आप कहोगे जिसका मीडियन निकालना है, यानी जहां से मीडियन शुरू हुआ है, वो वाली साइड माइनस में जाएगी, बाकी दोनों साइडों का स्क्वायर जो है वो प्लस होगा और 2 से इंटू होगा, और नीचे 4 का डिवाइड करते हैं। ये फॉर्मूला मैं बहुत बार लिखवा चुका हूँ। ठीक है, यानी अगर मैं इसे ए, इसे बी और इसे सी कह रहा हूँ, तो अभी करंट मीडियन के अकॉर्डिंग मेरा फॉर्मूला बनेगा। मीडियन अगर मैं ढूंढ रहा हूँ कौन सा, जो मेरा ए से स्टार्ट हुआ है, तो ये बनेगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू 2 माइनस ए स्क्वायर बटे 4 का अंडर रूट। ठीक है, सॉल्व करते हैं। बी स्क्वायर 8 का स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर 10 का स्क्वायर इंटू 2 माइनस में आपका ए का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर बटे में 4, और उस पर क्या लग जाएगा? अंडर रूट। ठीक है जी, तो सीधे सीधे देखो, यहाँ पे 2 बार 10 का स्क्वायर है, एक बार कैंसिल कर दो तो एक बार 10 का स्क्वायर बचेगा यानी 100। 8 का स्क्वायर 64, 2 से गुणा होगा कितना बन जाएगा? 128 बटे में 4 और उस पे अंडर रूट, ये हो गया 228 बटे में 4 उस पे अंडर रूट। काटो, एक गया कितनी बारी में? 5 बारी में, 2 बच गया कितनी बार में गया? 7 बारी में। रूट का रूट एज इट इज रह गया। आंसर क्या आ जाएगा? अंडर रूट 57। फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका आंसर बनेगा। बात समझ आ रही होगी? ठीक है, इस फॉर्मूले को नोट करना अगर आपको लेंथ ऑफ मीडियन का फॉर्मूला नहीं आता था तो। आगे बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखो। 335, 608, 853 का जो गुणनफल है, इनका जो प्रोडक्ट है, अगर उसे 13 से काटे तो रिमाइंडर क्या होगा? सॉल्व करें। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे। बेसिक सी जो 335
इंटू 608 इंटू 853, और किससे काटना है? 13 से। कुछ नहीं करना होता, इंडिविजुअली 13 13 से काटेंगे, जो भी रिमाइंडर बचेगा उन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर फिर भी 13 से कट रहा होगा तो और 13 से काटेंगे और फिर रिमाइंडर बचा देंगे। अगर नहीं कट रहा होगा तो जो आएगा वही रिमाइंडर बन जाएगा। सॉल्व करो, 13 से काटने की कोशिश करो इसे। तो आप कहोगे 13 दूनी 26, पहले वाले को काट रहे हैं, 13 दूनी 26, कितना बच गया? यहाँ बच गया हमारा 7, ठीक है, 75 बन गया। या तो 13 पंजे 65 पे काट के मैं 10 बचा लूँ, या 13 छिक 78 पे काट के -3 बचा लूँ। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं लिख देता हूँ, मैं छोटे नंबर लिखना ज़्यादा सही रहता है, तो मैं -3 लिख रहा हूँ यहाँ। यहाँ काटोगे तो आप कहोगे 13 चौक 52, कितना बच गया? 8 बच गया, ठीक है, 88 बन गया। या तो फिर से 13 छिक 78 पे काट लो और 10 बचा लो, या 13 सत्ते 91 पे चले जाओ और -3 लिख दो। तो यहाँ भी मैं लिख देता हूँ -3। अगले वाले को देखोगे तो फिर से काट रहे हैं, 13 छिक 78, कितना बच गया? तो आप कहोगे 78 से बच गया हमारा 7, 73 बन गया, ठीक है। 13 पंजे 65 पे काट के या तो हम 73 से कितना बचा लें? 8, या फिर 13 छिक 78 पे चले जाएं और माइनस का 5 बचा लें। तो मैं माइनस वाला 5 लिख देता हूँ। नेगेटिव से मत घबराना। तो ये कितना हो गया? 5 दिया 15, 15 दिया 45, माइनस माइनस प्लस, पर एक माइनस है इसलिए नेगेटिव आएगा। नेगेटिव 45 बटे में 13, 13 से काटो, 13 दिया 39, कितना बच गया? माइनस का 6 बच गया है, ठीक है। या आगे बढ़ना है, इस बार आगे बढ़ जाओ तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने काटा 13 तिया 39 और क्या बचा लिया? माइनस का 6। अब तो ये नहीं कटेगा 13 से, तो आंसर आ गया -6। पर माइनस नेगेटिव रिमाइंडर नहीं होते हैं, तो उसे पॉजिटिव कैसे कन्वर्ट किया जाता है? जिससे आप भाग कर रहे थे उसी में से ये चीज़ और हटा दो, यानी हमारा इसका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आता? 7 आता। लास्ट वाला ऑप्शन इसका आंसर बनेगा। ठीक है, बात समझ आई? आगे बढ़े, चलो। अगला क्वेश्चन बोला गया कि कोई एक अमाउंट है जो 3.5 साल में डबल हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है, तो वो 7 टाइम्स कितने टाइम में होगा? तो मैं कह रहा हूँ 1 रुपये जो है वो 2 रुपये बन रहे हैं कितने टाइम में? 3.5 साल में। तो 1 रुपये 2 रुपये बन रहे हैं, इसका मतलब हम ब्याज कितना कमाते हैं? 1 रुपये का। तो आप कह रहे हो 3.5 साल लग जाते हैं 1 रुपये का ब्याज कमाने में। अब आपको बनाने हैं 1 रुपये कितने? 7 रुपये बनाने हैं, यानी आपको ब्याज कितना चाहिए? 6 का ब्याज चाहिए। 1 रुपये का ब्याज कमाने में लगते हैं 3.5 साल, तो क्या आप ये नहीं बता सकते 6 रुपये का ब्याज बनाने में कितना टाइम लगेगा? तो 6 इंटू 3.5 मल्टीप्लाई कर लो, तो 35 दूनी 70, यानी 7 हो गया, और 7 या 21, तो 21 साल लग जाएंगे 7 गुना होने में इस पैसे को। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। आगे बढ़े, ध्यान से देखना वीडियोस को। चलो, बोला गया एक जो आपका रेक्टेंगल है, लेंथ और विड्थ का जो रेशियो है वो 4:3 दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन कहता है कि लेंथ को 28% आपने बढ़ा दिया, विड्थ को 35% बढ़ा दिया, तो पैरामीटर में परसेंटेज चेंज क्या आएगा? तो 4:3 के अकॉर्डिंगली आप इसे 400 और 300 मान लो। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? 28% बढ़ाना है, तो 28% जैसे आप बढ़ाओगे, पहले तो आपका पैरामीटर कितना रहा होगा? 2 इंटू 700 रहेगा, 2l प्लस बी। अब देखोगे पैरामीटर कितना हो जाएगा? तो पैरामीटर हो जाएगा 28% आपने बढ़ा दिया, तो 28 चौके 28 दूनी 56 दूनी 112, 112 ऐड हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा 512। और इधर देखोगे 35% बढ़ाना है, 35 से 105 होता है, तो 105 ऐड हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 405। नया पैरामीटर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 और 5 7, 1 का 1, और 5 और 4 9, ठीक है, 917 हो गया ये। 2 वैसे भी कांस्टेंट है, मत गिनो इसे। तो आप सिंपल सिंपल कहो कि 700 जो है वो बढ़कर कितना हो गया? 917 हो गया। कितना बढ़ा? 217 बढ़ा। किसके ऊपर बढ़ा? तो 700 के ऊपर। इनटू में 100 कर लो, इंक्रीज पता लग जाएगा। 0 से 0 काट दो, 7 से काट रहे हैं, 7 या 21, 7 एकम 7, यानी इंक्रीज कितना आया? 31% का। सेकेंड वाला ऑप्शन अपना आंसर बनेगा। बात समझ आ रही है? आगे बढ़े, चलो। अगला क्वेश्चन देखो। चीनी की कीमत में 10% की कमी होती है, जिससे 800 रुपये में 5 किलो ज़्यादा खरीद पाते हो। तो हमें बताना है कि जो कम हुई कीमत है, यानी रिड्यूस प्राइस क्या है। अब ध्यान से सुनना, अगर आपको ज़्यादा नहीं खरीदना होता तो आपका क्या खर्चा 10% कम होता? अगर मार्केट में रेट कम हो गया है और आप उतना ही सामान खरीदो तो आपके खर्चे भी कम हो जाएंगे बाय डिफॉल्ट। बोलो हाँ या ना? तो अगर हम इस फालतू चीनी को ना खरीदें, तो हम कहते हैं जितना हमारा सामान पहले आता था उतना ही आज भी खरीदें, तो खर्चा जो है वो 10% कम हो जाएगा। यानी 800 रुपये पूरे नहीं खर्च होंगे, इसका 10% खर्चा कम आएगा। तो 800 का 10% यानी हमारे 80 रुपये बच जाते।
अगर हम उतना ही खरीदते जितना हम पहले खरीद रहे थे। पर क्वेश्चन ने कहा कि नहीं, आप 5 किलो ज्यादा खरीद के लाए हो। तो 5 किलो ज्यादा हम कहाँ से खरीद के लाए होंगे? जो ये हमारा एक्सेस पैसा बना, जितना हमें चाहिए था वो तो 90% में ही मिल गया। अब ये जो एक्सेस 10% यानी 80 रुपए बचे, इसी का हमने क्या खरीदा होगा? अपना ये 5 किलो चीनी खरीदा होगा। बोलो हाँ या ना? ठीक है। तो अगर 80 रुपए में 5 किलो चीनी आ रहा है तो रेट क्या होगा? कोई भी बता सकता है। 16 रुपए पर केजी रेट होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन। आगे बढ़े, चलो। अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना। साइन ए, साइन टू ए, साइन चार ए, साइन पाँच ए, कॉस टू ए, कॉस चार ए, कॉस पाँच ए, दोनों को डिवाइड करना है, बताना है क्या आएगा। दो फॉर्मूले पता होने चाहिए। क्या पता होना चाहिए हमें? साइन सी एन डी का फॉर्मूला कहते हैं, साइन एक्स साइन वाई भी कहते हो इसे आप। मैं कह रहा हूँ साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये दो बातें। इसका फॉर्मूला क्या होता है? टू साइन एक्स जमा वाई बाई टू इंटू में कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू। अच्छा, माइनस को ना हमेशा ऐसे देखना कि बड़े में से ही छोटा माइनस हो रहा है। ठीक है, पहले कौन लिखा है बाद में कौन लिखा है इससे फर्क नहीं पड़ता, हमेशा बड़े में से छोटा माइनस हो रहा है, ये सोच के चलना। यहाँ फॉर्मूला होता है टू कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू। ठीक है, चलो। अब कभी भी आपको एक से ज्यादा टर्म हो, मतलब 3 4 टर्म हो, तो फॉर्मूला किन पे लगाया जाता है? तो कोशिश करना उन चीजों पे फॉर्मूला लगाने का जिनके एंगल का सम बराबर बराबर आ रहा हो। जैसे यहां देखोगे 5 और 1 6, और 2 और 4 भी 6। तो एक पेयर बना लो 2 और 4 का, और एक पेयर बना लो 5 और 1 का। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो लगाते हैं फॉर्मूला, ऊपर लगा रहे हैं। टू साइन 5 और 1 हो गया 6, टू साइन 5 1 6, 6 को 2 से डिवाइड करोगे यानी 3a हो गया, इनटू में कॉस 5 में से 1 गया तो आप कहोगे 4, 4 का आधा कितना हो जाएगा? 2, तो हो जाएगा 2x। प्लस में आगे देखो, अब बीच वाले दो पे फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो टू साइन, दोनों ऐड होंगे, 4 और 2 6, 6 का आधा कितना हो जाएगा? 3a, ये a है, और इनटू में कॉस 4 में से 2 गया तो आप कहोगे 2, 2 का आधा 1, तो कॉस a हो जाएगा। ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा, नीचे वाले को सिंप्लीफाई कर रहे हैं सेम। 1 और 5 पे फॉर्मूला लगाएंगे और 2 और 4 पे फॉर्मूला लगाएंगे, तो हो जाएगा 2 कॉस 5 और 1 6, 6 का आधा 3a, और 5 में से 4 गया, 5 में से मतलब 1 गया 4, 4 का आधा 2a, प्लस में 2 कॉस बीच वाले दो पे लगा रहे हैं, इन दोनों पे फॉर्मूला लगा रहे हैं। 4 और 2 6, 6 का आधा 3, और 4 में से 2 गया, 2 का आधा 1। बोलो हाँ या ना? ऊपर से क्या कॉमन है? तो आप कहोगे ऊपर से आपका कॉमन आ रहा है 2 sin 3a, अंदर क्या बचेगा? cos 2a जमा में cos a। नीचे से क्या कॉमन आ रहा है? तो नीचे से आप कॉमन निकाल लो, 2 cos 3a, तो क्या बचेगा? cos 2a। ठीक है, प्लस में cos a। बोलो हाँ या ना? 2 से 2 काट दो, ये अंदर वाला पूरा कॉमन सेम है, काट दो। साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 10 3a। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन फर्स्ट अपना आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। अगला क्वेश्चन बोला गया है, जो दो रेडियस है फ्रस्टम की, फ्रस्टम आपको पता है ना, वो बाल्टी वाली फिगर, कोन को ऊपर से काट दो और ऊपर की टोपी हटा दो तो जो बचेगा वो फ्रस्टम हो जाएगा। ठीक है, हाइट कितनी है? 21, और दो जो रेडियस है उसकी वो क्या है? 3 और 2। हमें क्या जानना है? वॉल्यूम जानना है। तो सबसे पहले आपको वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम पता होना चाहिए, छिन्नक कहते हैं जिसे हम। ठीक है, लोहे वाली बाल्टी जो हमारे घरों में होगी वो ये शेप है फ्रस्टम। कैसे दिखती है? इस तरह से, ये इधर भी सर्कल है और ये इधर भी सर्कल है, इस तरह की शेप, जैसे हमारा चाय का ग्लास हो गया उस तरह की जो शेप है। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है? 1/3 पाई R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू में R1 इंटू R2 और इंटू में H। ठीक है, फॉर्मूला आपको कौन जैसा ही देखने को मिलेगा ये, बस ये R की जगह इसकी 2 R हैं तो उसे इस तरह से लिखा जाता है। सॉल्व करते हैं। 1/3 पाई की जगह 22/7, एक आ रहा है हमारी 3 तो उसका स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 3 दूनी 6। एच कितना है? तो एच है हमारा 21। इसे देखोगे 3 और 7 21 से 21 कैंसिल, अंदर देखो 6 4 10 और 9 19,
19 इंटू 22 करना है। तो 19 दूनी क्या होता है 38, और अगेन 19 दूनी क्या हो जाएगा 38। 8 का 8, 8 3 11 का 1, 3 और 1 4, आंसर क्या आ जाएगा 418 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर बनेगा, ऑप्शन फर्स्ट वाला। ठीक है, समझ आ रहा है? आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन। दो ट्रेन है, एक खंबे को 2.5 सेकंड में और 7.5 सेकंड में पार करती है। इसका क्या मतलब होता है? एक खंबे को पार करने का मतलब होता है खुद की लंबाई को पार करना। अगर वो एक ही दिशा में जा रही है यानी सेम डायरेक्शन में चल रही है और उनकी स्पीड का रेशो 7 और 9 है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लगा देंगे? सॉल्व करें, चलो। सबसे पहले हम इन्हीं सारी वैल्यूज को एक्चुअल वैल्यू मान के, मतलब जो इसकी स्पीड है ना 7 को 7 ही मान लेते हैं और 9 को 9 मान लेते हैं, इसी अकॉर्डिंग हम रेशो वाला ही डिस्टेंस निकालेंगे, रेशो वाले ही डिस्टेंस पे सारी चीजें अप्लाई करेंगे, पर हमारा आंसर जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में एकदम करेक्ट आएगा। तो आप कह रहे हो खंबे को पार करने का मतलब होता है खुद की लंबाई को पार करना। तो जो फर्स्ट ट्रेन है उसकी लेंथ हो जाएगी 7 × 2.5, स्पीड है 7, खंबे को पार करने में टाइम लगा है 2.5 का। अगली जो ट्रेन है आपकी उसकी लंबाई हो जाएगी 9 × 7.5। बोलो हाँ या ना? ये आपकी ट्रेन 1 की लेंथ है, ये आपकी ट्रेन 2 की लेंथ है। आगे अगर एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में पार करेंगे, एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में पार करेंगे यानी लेंथ ऐड होगी पर स्पीड का डिफरेंस आएगा। स्पीड का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 7 में से 7 और 9 में कितने का डिफरेंस मिलेगा? तो 2 की स्पीड से इस डिस्टेंस को जितनी देर में काट पाओगे उतनी ही देर में जो आपकी ट्रेन है वो एक दूसरे को पार कर लेंगी। ठीक है जी। तो इस लेंथ हमें ऐड करनी है, लेंथ ऐड करनी है तो ऐड कर लो। ये हो जाएगा हमारा 25 सत्ते 175, 17.5 हो गया। इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 75 × 9 हो जाएगा। 750 में से 75 गया, 75 725, 675 हो जाएगा ये 67.5। ऐड कर लो दोनों को, 5 और 5 10 का हासिल लगा, एक 7 7 14 और एक 15, 6 और एक 7 और एक 8। लेंथ का टोटल कितना हो गया 85। स्पीड का डिफरेंस कितना आ रहा है 2, कितनी देर में पार कर लेगी? क्या ये टाइम निकल आएगा? तो आप कहोगे बिल्कुल। 2 से काट दो, कितनी देर बारी में जाएगा ये? तो ये जाएगा 42.5 पे। कितनी देर में पार कर लेगी? आप कहोगे 42.5 सेकेंड में दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार कर लेंगी। आगे बढ़ें, चलो अगला क्वेश्चन देखो। एक आपका क्यूबॉइड शेप का टैंक है जिसकी लंबाई आपको पता है, ठीक है। अगर उसमें से 18 किलो लीटर आप वाटर निकाल लेते हो तो वाटर लेवल जो है वो 30 सेंटीमीटर से नीचे चला जाता है। हमें बताना है टैंक की विड्थ मीटर में कितनी है। ठीक है, चलो फिगर बनाता हूँ मैं। ये हमारा क्यूबॉइड है, ध्यान से देखना। ये हमारा क्यूबॉइड है, पहले ये पूरा भरा हुआ था ऊपर तक। आपने क्या किया? 18 किलो लीटर पानी निकाल लिया। ये कुछ पानी आपने निकाल लिया यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक आपने पानी निकाल लिया। तो ये यहाँ जो आपने पानी फिल किया था इतना हिस्सा आपने निकाल लिया, जिसकी वजह से जो हाइट है, जो हाइट गिर गई वो कितनी गिर गई? 30 सेंटीमीटर नीचे आ गई हाइट। यानी यहाँ पे जो हाइट थी ये कितनी थी जब पानी यहाँ तक था, और अब नीचे आया है तो ये रिडक्शन कितने का हुआ है? आप कहोगे 30 सेंटीमीटर का। ऊपर वाली आधे हिस्से को जिसमें मैं कह रहा हूँ पानी था जिसे हमने निकाल लिया है, क्या वो फिगर भी आपको क्यूबॉइड दिख रही है? ये जो फिगर है हमारी, क्या ये भी क्यूबॉइड है? आप कहोगे बिल्कुल क्यूबॉइड है। तो बस इतने हिस्से को क्यूबॉइड मान के इस सवाल को सॉल्व करेंगे। हमें एक बात बस पता होनी चाहिए, क्या? कि 1 मीटर क्यूब जो होता है वो बराबर होता है 1000 लीटर के। ठीक है, तो जो 18,000 लीटर है इसमें जैसे ही मैं 1000 का भाग लगाऊंगा तो ये मीटर क्यूब में क्या बन जाएगा? 18 मीटर क्यूब। यानी जो पानी हमने निकाला है उसका वॉल्यूम क्या है? 18 मीटर क्यूब। हमें ये पता है ये जो हाइट का रिडक्शन है यही हमारे लिए हाइट बन जाएगी, जो कि कितना है 30। लंबाई हमें पता है इस टैंक की जो कि है 12 मीटर। हमें चौड़ाई जाननी है तो चौड़ाई निकल आएगी अभी 2 मिनट के अंदर। बोलो हाँ या ना? तो वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम रख देते हैं। वॉल्यूम होता है L × B × H। एल कितना है 12, बी के बारे में नहीं पता, एच सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 100 का भाग लगाऊंगा तो हो जाएगा 30/100, बराबर किसके? 18 के। ठीक है, जीरो से जीरो काट दो। 3 से गया कितनी बारी में? तो आप कहोगे 3 से गया ये 6 बारी में। 6 से ये गया कितनी बारी में? 2 बारी में। 2 से ये गया कितनी बारी में? 5 बारी में। और 5 वहां चला जाएगा, यानी बी कितना है? 5 मीटर। टैंक की चौड़ाई कितनी है? 5 मीटर। सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर बनेगा, सॉरी थर्ड ऑप्शन इसका आंसर बनेगा। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखो। ए और बी मिलकर किसी काम को डी दिन में कर सकते हैं। ठीक है जी, ए और बी मिलकर किसी काम को डी दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला
D+8 में करता है और बी अकेला D+18 में करता है। तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ ए और बी का कंबाइंड टाइम दिया है, ए का टाइम कंबाइंड टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ एक्स्ट्रा दिया है, बी का टाइम कंबाइंड टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 8 और 18 है, तो यहाँ पर जो आपका कंबाइंड टाइम होगा वो इस एक्स्ट्रा टाइम के प्रोडक्ट के अंडर रूट के बराबर होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ ए और बी का टाइम x है, ए का टाइम x से a ज़्यादा है, b का टाइम x से b ज़्यादा है, तो x बराबर होगा अंडर रूट ए बी। इस बात को आप नोट कर लेना अगर आपको नहीं पता तो d क्या हो जाएगा कंबाइंड टाइम, तो आप कहोगे 18 8 144, 144 का रूट किससे हटता है 12 से, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 30। ए और बी का एलसीएम लोगे 60 बन जाएगा। ठीक है, 20 वाले पे आ जाएगा 3, 30 वाले पे आ जाएगा 2। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए जो है ए जो है 4 दिन तक काम करता है, 60 काम आपको दिख रहा है, ए 4 दिन में कितना करेगा, 3 3 3 के हिसाब से 3 इंटू 4, यानी ए ने कितना काम कर दिया होगा 12, और रिमेनिंग वर्क अब बी को करवाना है। तो अब काम बचा कितना है, आप कहोगे 48 बचा है। बी बेचारा रोज कितना काम करता है 2 यूनिट, तो 20 48 काम को कितने दिनों में खत्म करेगा, कोई भी बता सकता है, आंसर क्या होगा 24 डेज, ऑप्शन फर्स्ट वाला अपना आंसर बनेगा। ठीक है, बात समझ आ रही है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगर एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें बी पे 90 डिग्री है, उसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है, तो उसकी रेडियस जाननी है, यानी हमें क्या जानना है, इन रेडियस जाननी है, अंतःवृत्त की त्रिज्या जाननी है, वो भी किसमें, समबाहु त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, छोटी आर क्या होती है, P प्लस बी माइनस एच बाय 2। ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर को ऐड करो, हाइट जो है हाइपोटेनियस जो है आपका उसे माइनस करो और 2 से भाग लगा दो, तो ये रहेगा 8 जमा 6 माइनस 10/2। 8 और 6 कितना होता है 14, 14 में से 10 गया 4, 4 में 2 का भाग लगाओगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2, यानी इन रेडियस क्या होगी 2 सेंटीमीटर। कौन सा आंसर होगा, फर्स्ट वाला आंसर होगा। आगे बढ़े, चलो। अच्छा, यही अपना लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, हमने दोनों मूक के अंदर आरबी में भी और पंडित में भी जितने भी अच्छे सवाल आए थे, ठीक है, जिसमें किसी को भी मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है किसी के डाउट्स आ रहे होंगे, थोड़े अच्छे सवाल हैं, कुछ सीखने को मिलेगा, उसे इस वीडियो मैंने इंक्लूड किया था। तो वीडियो कैसी लगी आपको ये जरूर कमेंट करके बताना, जितने ज़्यादा कमेंट हो सके कमेंट करके बताना। इस वीडियो के लिए पर्टिकुलरली मेरे बहुत एफर्ट लगे हैं, जैसे ऑलिव वाली में जनरली उतने एफर्ट्स नहीं लगते हैं, अब इस वीडियो के लिए बहुत एफर्ट्स लगे हैं, क्वेश्चंस को टाइप करना, फिर हिंदी में उसे ट्रांसलेट करना, कहीं फिगर नहीं है तो फिगर बनाना। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना, जितने ज़्यादा लाइक कर सको, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही, यूज़फुल कंटेंट चैनल पे हमेशा ही आता रहेगा, चैनल से जुड़े रहना। ठीक है, वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, थैंक यू।